हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023 13 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में गणित से जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको आज हल कराया जाएगा। कोई भी साथी यदि चैनल पे नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि मैं पर डे के मैथमेटिक्स के जितने भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं सभी प्रश्नों का एनालिसिस आपको देता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजा लीजिएगा। तो आइए आज के सेशंस को हम लोग प्रारंभ करें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक शंकु के आकार के भंडारण टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 और 7 फीट है। बताइए टैंक में कितना तरल पदार्थ भरा जा सकता है। अब देखिए शंकु से आयतन से एक प्रश्न एकदम 100% आपके पेपर में बन रहा है। अब ये शंकु के आकार के भंडारण टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या की बात किया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। शंकु यहाँ पे तरल पदार्थ भरने की बात बोल रहा है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शंकु में कितना तरल पदार्थ भरा जा सकता है, अर्थात आपसे आयतन इसका पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है ये देखिए आप। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन यदि आप निकालेंगे इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का तीसरा वाला भाग। अब यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई आपको यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ पे त्रिज्या आपको 7 दिया हुआ है। अब इसी को इसमें रख दीजिए तो आपको इसका आयतन मिलेगा। तो यहाँ पाई का नंबर आपको दिया 3.14, तो 1/3 गुणते ये पाई का नंबर 3.14 रख लीजिए, इंटू आर का नंबर यहाँ पे 7 दिया गया है, तो ये 7 गुणते 7 हो जाएगा। एच का नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 9 दिया हुआ है, यहाँ 9 रख दीजिए। अब देख रहे हैं कि ये नंबर 3 से कटेगा तो ये तितली के 9 हो गया। अब इसका आप गुणा करना शुरू करिए, तो देखिए आप केवल इकाई वाले नंबर को पकड़िए। अब 3 7 21 एक हुआ, 1 से 7 में गुणा करेंगे, केवल इकाई नंबर को आप निकाल लीजिए, बाकी का गुणा करके समय नुकसान मत करिए। अब इस 3 का इसमें गुणा कर देखिए 3.14 हो गया, इंटू ये 49 गुणते 3 हो गया। अब 3 का इस इकाई वाले नंबर में गुणा करेंगे, 3 27 को 7 हो जाएगा, बाकी 2 को छोड़ दीजिए। अब इस 7 से इस 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 8 आ गया। तो जो इसका आयतन होगा उसके अंत में 8 होगा। अब विकल्प से मिला लीजिए किसके अंत में 8 है। देखिए पहले वाले में नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा। दूसरे वाले में नहीं है, आंसर नहीं बनेगा। तीसरे वाले में भी अंत में 8 नहीं है, आंसर नहीं बनेगा। देखिए चौथे वाले में है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंत में 8 मिला। तो आप 3.14 में 49 का गुणा मत करिए, फिर 3 का गुणा मत करिए, क्योंकि आपका समय एग्जाम में नुकसान होगा। तो कम समय में प्रश्न को बनाना है। क्लियर। तो चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। एक धनात्मक उचित भिन्न तथा इसके व्युत्क्रम का धनात्मक अंतर 85/66 है, वह भिन्न क्या है। आपको 4 विकल्प दिख रहा होगा। एक में दिया 5/9, एक में दिया 6/11, एक में दिया 3/10 और एक में दिया 4/13। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1/2 एक भिन्न दिया तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो जब इस तरह से बनेगा तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप विकल्प से बनाइए। इस प्रश्न को एक नज़र में आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 85/66 दिया, तो हर में 66 आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि इसका करेंगे, इस वाले को करेंगे तो ये 5/9 माइनस 9/5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका तो 45 हो गया, जो कि 66 के बराबर नहीं हो रहा, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 वाला, 6/11 वाला। क्यों? क्योंकि ये 6/11 तो आपको संख्या दिया गया है, और इसका व्युत्क्रम लेंगे तो 11/6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 85/66 बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम यहाँ पे बनेगा 66। इसको हल करेंगे आप
इसको हल करेंगे तो 11 से 66, ये 66 36 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करिए 11 121 ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये अंतर बोल रहा है, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। अब इस माइनस से मत सोचिए कि ये तो माइनस में चला गया, नहीं, अंतर और डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को आप घटा लीजिए। तो 121 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 85/66। इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया, क्योंकि ये 85/66 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 6/11। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36.2/3% भाग खर्च कर देता है, वह प्रतिमाह 5,700 रुपये की बचत कर पाता है। उनके मासिक खर्च हैं, अब आप देखिए कि यहाँ पे 36.2/3% का फ्रैक्शन कितना मिलेगा। तो ये 36 यहाँ 108 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110 बटा में 300 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। 110 बटा में 3 बनेगा, लेकिन परसेंटेज का मान रखेंगे तो 1/100। ये 110 बटा में 300 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब ये जो अंश वाला नंबर 11 दिया, ये जो 11/30 आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आय है, ये आय हो जाएगा। जो ये ऊपर वाला नंबर आपको दिखा ये खर्च हो जाएगा, ये दोनों आपको दिखा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रतिमाह 5700 रुपये की बचत करता है। तो जब कोई व्यक्ति 30 यूनिट कमा के 11 यूनिट खर्चा कर दिया, तो आखिर में यहाँ बचत कितने का कर रहा है, तो जो उसका बचत का नंबर आपको मिलेगा वो 19 मिलेगा, कि 19 यूनिट बचा रहा है। तो अब बचत बराबर बचत, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5700 को। तो 1 यूनिट का नंबर कितना मिलेगा, तो 1 यूनिट का नंबर 300 मिलेगा। और जब 1 यूनिट का नंबर आपको 300 मिल गया, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसका बचत कितना है, उसका बचत कर पाता है, यानी बचत कितना कर पाता है। तो यहाँ पे 1 मिनट प्रश्न में 1900 रुपये की बचत करता है। उसका मासिक खर्च आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मासिक खर्च कितना होगा, तो उसका मासिक जो खर्च है वो 11 यूनिट है। तो इसी 11 में आप गुणा कर दीजिए 300 का, तो गुणा करेंगे तो 11 3 33, तो आप कहेंगे कि 3300 रुपया वो खर्च करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अभी यदि आपसे पूछता है कि वो कितना कमाता है, तो आप 30 यूनिट में 300 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9000 कमाता है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले आप बोडमास रूल को लगाइए। बोडमास रूल ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, इसके बाद आप देखिए का कहीं पे दिया है तो उसको हल करा लीजिए। अब इस नंबर को आप सबसे पहले हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 26 का स्क्वायर 676 होता है, ये माइनस हो जाएगा 16 का 256 होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर आपका निकल जाएगा, 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ भागा दिया है तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये आपका नंबर मिला 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2 0, 210 हो गया। अब ये माइनस ये 30 हो जाएगा। अब ये प्लस करिए, इस नंबर को आप हल कराएंगे तो ये 400 गुणते 240 बटा में 100 हो जाएगा। 2 0 ये कट गया, 24 चौके 96, 960 हो गया, इंटू ये 0.6 है तो इसको 6 बटा में आप 10 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट गया। अब इसको 6 6 36 को 6 हो गया, 3 और 9 छके 54 और 3 57, 576 में 210 जोड़ दीजिए, ये 30 घटा दीजिए। 210 में से 30 निकालेंगे तो ये 180 मिलेगा, तो इसमें 180 को आप ऐड कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। 8 7 15 को 5 1 6 1 7, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 756। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। 756 इसका सही जवाब होगा। यदि कोई भी साथी चैनल पर नया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें कि एक आइटम
240 रुपये के लिए चिन्हित की गई। चिन्हित का मतलब कि अंकित मूल्य 240 रुपया निर्धारित किया गया। यदि 10% और 5% की लगातार दो डिस्काउंट को चिन्हित कीमत पर अनुमति दी जाती है तो लेखों की बिक्री मूल्य होगी, यानी आपसे अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, ये एसपी आपको दिया हुआ है, 2 छूटे यहाँ पे आपको दिया हुआ है और आपसे एसपी पूछ रहा है कितना होगा। तो जब एसपी निकालेंगे तो ये 240 गुणते ये आपका 90/100 हो जाएगा और ये इंटू आपका 95/100 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये 5 एक 5, 5 9 45 और 5 दूनी के 10 हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 छके 24 और 4 पाँचे ये 20 हो गया। 19 छके 114 हो जाएगा, तो 114/5 हो गया। अब इस नंबर को 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 से भी आपको गुणा करने हैं, यहाँ पे आपको 9 से भी अभी गुणा करना है, तो यहाँ 9 से भी आप गुणा करिए। 6 गुणे 9 गुणे 19 यहाँ पे बचा हुआ, अब बटा में 5 ये हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 19 नमा 171 और गुणे 6/5 हो जाएगा। तो ये 6 एकम 6 हो गया और 17 छके 102 हो जाएगा। अब इसमें 5 से आप भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी के 10, जीरो 2 अंकों में भाग करना है तो बीच में जीरो लगाना पड़ेगा। 5वां 25 और 5 दूनी के 10। तो इस प्रश्न का जो अंतिम वैल्यू बनेगा वो 205.2 बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें कि 250 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर समान दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय होगा। समय पूछा जा रहा है कितना हो रहा है। अब आपको पता होगा कि 2 रेलगाड़ी पे प्रश्न बनेगा। यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, किसी पुल को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो अपनी और उसकी दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। यहाँ पे एक बात और आपको पता होना चाहिए कि यदि एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जा रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल जो बनेगा वो माइनस होगा। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में ऐसे जा रही हैं तो इनका सापेक्ष चाल यानी जुटेगा। अब इस प्रश्न को आइए हम लोग हल करते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 250 और 300 जोड़ेंगे तो ये 550 हो जाएगा। तो 550 मीटर तो दूरी हो गया। अब इसका सापेक्ष चाल आप निकालेंगे तो जो सापेक्ष चाल इसका निकलेगा वो एक ही दिशा में जा रही है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 80 में से 85 घटेगा तो यहाँ पे आपका बनेगा 15 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर। अब समय बराबर सूत्र होता है, समय बराबर टाइम बराबर यहाँ पे सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो ये 550 बटा में 15, जब ये मीटर में है, ये जब आपका दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होगा। तो इसमें 5/18 से आप गुणा कर दीजिए तो ये 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काटेंगे 5 से, देखिए 5 एकम 5 हो गया, ये आपका 11 110 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 3 5 15 और ये 3 6 18 हो गया। अब 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, ये 6 जाके 22 में गुणा हो जाएगा। तो 22 गुणते 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 को 2 1, 6 दूनी 12 1 13। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 132 सेकेंड। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 132 सेकेंड। तो 132 सेकेंड आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें। यदि 3 घनों की भुजाओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है, सेम इसी प्रश्न को 12 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। आज 13 जनवरी के पेपर में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। 12 जनवरी वाले पेपर में मैंने इसको हल कराया था कि 35 सेंटीमीटर आएगा। आज देख लीजिए इसका यहाँ पे 2 3 और 5 दिया, तो ये 2 यक्स 3 यक्स और 5 यक्स।
तो इसका जब निकालेंगे आयतन तो ये 2Q हो जाएगा, यानी 8x³ हो जाएगा, प्लस ये आपका 27x³ हो जाएगा, और प्लस ये 125x³ हो जाएगा। और यही रिप्रेजेंट कर रहा है 54,880 को। अब इसको हल करेंगे, सबको आप जोड़ेंगे तो ये 160x³ बराबर ये नंबर आपका बनेगा, इतने का ये नंबर बनेगा। अब देख रहे हैं 0 से ये 0 कट गया। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 दूनी के 16, ये 8 छक 48, ये आपका 8 हटाएं 64, ये 8 छक 48, फिर 2 ये कम 2 हो गया, काटेंगे तो ये 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये x³ बराबर आपको मिला 343। तो x बराबर इसको आप निकालेंगे, x बराबर आप निकालेंगे तो ये x बराबर इसका घनमूल हो जाएगा 7। जब x का नंबर 7 हो गया तो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़े घन की भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देख रहे हैं 5 है, तो 5 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणते 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 35 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 9। व्यंजक 80 का 20% प्लस 2x बराबर 30 का 45% प्लस 85 का 20% में x का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। अब इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो 80 गुणते ये आपका 20/100 हो जाएगा, ये प्लस 2x बराबर 30 गुणते 45/100, अब प्लस करेंगे तो ये 85 का 20% बोल रहा है, तो 85 का 20% निकालेंगे तो 85 गुणते ये आपका 20/100 हो जाएगा, यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट गया, ये 2 5 10 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 9 45 और 5 दूनी के 10। अब ये देख रहे हैं 2 0 से 2 0 ये कट गया, तो ये आपका मिला 16 प्लस 2x बराबर यहाँ पे आपका मिला 27/2 प्लस यहाँ पे आपका मिला है 17। अब 17 दूनी के 34, ये 17 दूनी के 34 में 27 को आप जोड़ दीजिए, तो जब 34 में 27 जोड़ेंगे 27 प्लस 34, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा आकर के, तो ये 32 प्लस 4x बराबर इतना मिला। अब इसको जोड़ेंगे 7 4 11 को 1 हो गया, 5 1 6 हो गया। अब इस नंबर को 32 को इधर आके माइनस करेंगे तो ये 4x बराबर बनेगा 61 माइनस 32। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो ये 4x बराबर 29 हो गया। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 29/4 हो जाएगा। तब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये बनेगा 4 7 28, 7 सही 1/4। तो जो आपका आंसर निकल के आया वो 7 सही 1/4 आया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 7 सही 1/4। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें। यदि एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 62,000 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। अब ये देखिए फार 3 वर्ष के लिए दिया, तो फार 3 वर्ष के लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है कि D बराबर यस इंटू आर स्क्वायर कोष्ट में 300 प्लस r बटा में 100 का क्यूब। इस फार्मूले को आप याद करके जाएं कि कम समय में प्रश्न को बना लें। फार 2 वर्ष के लिए देगा तो D बराबर यस इंटू आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे r का नंबर दिया, समय दिया और आपको अंतर दिया, तो ये 62,000 यहाँ पे आपको अंतर दिया हुआ है, बराबर यस का मतलब होता है मूलधन, यही मूलधन ज्ञात करने हैं, इंटू r का नंबर 10 दिया तो ये 10 गुणे 10 हो जाएगा, और 300 में 10 जोड़ेंगे 310 हो जाएगा। यहाँ बटा में करेंगे तो ये 100 गुणते 100 गुणे 100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हल करेंगे तो ये 31 से कम 31 है, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 हो जाएगा। तो 2000 यहाँ पे हो गया, 3 0 यहाँ से लेना है, तो 3 0 लेंगे तो 2 पे 6 0 हो जाएगा इस तरह से।
6 जीरो हो जाएगा और 3 जीरो यहाँ से लेना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर गिनिए किसमें 602 पे लगा हुआ है, तो 3 और 3 6, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका बन रहा है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिएगा। अनिमेष एक वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे देखिएगा कि वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जहाँ पे हानि और लाभ हो दोनों नंबर जुट जाएगा। तो 12.5% हानि का मतलब होगा 25/2%, और यहाँ प्लस ये 6% को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों जो ये नंबर होगा इतने को रिप्रेजेंट करेगा, 51.80 को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब ये जोड़ेंगे 6 दूनी के 12, जोड़ेंगे तो ये 37/2% बराबर ये 51.80 हो जाएगा। अब 1% का नंबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 51.80 गुणे 2 बटा में ये 37 हो जाएगा। अब ये नंबर जब इतने का बन गया, अब 100% का नंबर पूछ रहा है, दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में जब 100 से आप गुणा करेंगे तो ये नंबर आपका निकल के आ जाएगा। तो 100% बराबर करेंगे तो यही 100% सीपी होता है। अब इसको हल करेंगे तो इसमें जब गुणा कराएंगे 100 से, यहाँ पे जब 100 से गुणा होगा तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा 100 से, तो ये बचेगा 5180 गुणे 2 बटा में 37 केवल बचेगा। अब 37 से इसको काटेंगे तो 37 एकम 37 हो गया, 37 एकम 37। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर 14 हो गया, तो ये 148 हो जाएगा। तो ये 4 बार में 37 चौके 148 होता है। तो जब 37 चौके 148 हो गया तो आप देख रहे हैं कि 140 यहाँ पे मिला, और जब 140 यहाँ पे मिला तो 14 दूनी 28, 280। तो इस प्रश्न का जो आंसर बना है वो 280 बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल आप 1% का नंबर निकालिए, 1% का नंबर निकाल करके 100% में गुणा कर दीजिए तो वही सीपी होता है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिएगा। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप का 2 गुना है। आयत का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब देखिए एलबी तो आपको दिया हुआ है 480 है। अब ये न लंबाई निकाल पाएंगे अलग, न चौड़ाई निकाल पाएंगे। यहाँ पे वर्ग का परिमाप 4a होता है, 4 गुणे भुजा होता है। आयत का परिमाप जो होता है वो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आप कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी जानकारी अधूरी है। प्रश्न में दी गई जो जानकारी है उससे आप वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में होगा, आपको पता है, न 162 वर्ग है, न 72 वर्ग है, न 12 वर्ग है। इसमें जानकारी अधूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला सही हो जाएगा आपका। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। यदि 10, 12, 15 x और y के औसत 400% 60 हैं, तब x और y का औसत कितना है। अब औसत बराबर जानते हैं कुल दी गई संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब सभी नंबरों को आप जोड़िए, तो सभी नंबरों को जोड़ेंगे 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x प्लस y बटा में 5 करेंगे। तो सभी नंबरों को, इस तीनों नंबरों को जोड़ेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा 37। तो 37 प्लस x प्लस y, अब बटा में यहाँ 5 रखिएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 को ये दिए गए हैं नंबर, ये औसत हो गया। अब औसत का 400% बोल रहा है तो ये 400 बटा में 100, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4 हो गया, और 4 एकम 4, 4 5 20, 15 हो गया। ये देख रहे हैं कि 37 प्लस x प्लस y बराबर ये 15 5 75 हो गया। अब देख रहे हैं कि x प्लस y बराबर, अब 37 इसमें से माइनस करिए, तो ये माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा।
तो यक्स प्लस वाई का जो योगफल होगा वो 38 होगा, लेकिन यक्स प्लस यहाँ पे वाई का आपसे औसत पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का योग जब इतना 38 है तो इनका जब एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो ये 38/2 हो जाएगा। तो ये आपका 19 निकला। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 19 बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। कोई भी साथी यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आप देखिए इस प्रश्न को कि एक कार के मूल्य में पहले 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण मूल्य में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। ये 35% बढ़ाने की बात बोला तो इसको 135 बटा में आप 100 लिख दो, इंटू हो जाएगा। ये 25% कमी का मतलब ये 75 बटा में 100 हो जाएगा। इस नंबर को आप हल करेंगे तो 25 या 75, आइए 25 चौके 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 साते 35, आइए 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये 81 बटा में 80 हो गया। तो जब 81 बटा में 80 हो गया तो ये आपका मूल वैल्यू होता है। तो जब मूल वैल्यू होता है यहाँ पे ये अंतिम वैल्यू हो गया, ये बढ़ गया इतना। तो कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे 1 बढ़ गया। तो इस पे 1 बढ़ गया, किस पे? 80 पे 1 बढ़ गया, 80 पे गुणे 100%। ये 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 चौके 8, 4 से भाग देंगे 5 में, ये 5/4% की वृद्धि हो रहा है। अब भाग करेंगे तो इसमें 4 सही 1 बटा यहाँ 4% की वृद्धि हो जाएगा। इतने का यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कि वृद्धि हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 1 सही 1/4% की वृद्धि। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 15। 30 आम और 35 सेव 885 रुपये में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेव का मूल्य 15 रुपया है तो एक आम का औसत मूल्य क्या होगा? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 आम, यहाँ पे प्लस करिए, ये 35 सेव, तो एक सेव का तो 15 दिया, तो ये 35 गुणते 15 हो जाएगा। ये बराबर 885 रुपया यहाँ पे दे दिया। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो ये 15 पचे 75 को 5 हो गया, 7 15 45, ये 52, 200 525 बराबर 885 हो गया। प्लस यहाँ पे 30 आम हो गया। तो जब 30 आम ये दिया तो इसको माइनस करेंगे। 30 आम का जो मूल्य यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना आएगा? इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 885 में से ये 15 पचे 75 को 5 7, अब 15 3 45, ठीक है, 52 माइनस करिए तो ये 60 हो गया। ये आपका नंबर 360 हो जाएगा। अब एक आम का निकालेंगे यहाँ पे, तो 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 रुपया इसका औसत मूल्य निकल के आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 12 रुपये। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। एक निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 255 रुपये है। मूलधन होगा। अब साधारण ब्याज के केस में आपको पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक बार समान होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिया 5 वर्ष का मैं ब्याज पूछूंगा, रेट 15% है, तो आप बोलेंगे कि 15 पचे 75% ब्याज हुआ, और 4 वर्ष का बोलूँगा तो 5 चौके 60 हुआ। तो यहाँ पे दोनों का जो अंतर हुआ वो कितने का हुआ? 15% का हुआ। तो यहाँ पे बनेगा आपका 75%, और यहाँ पे आपका बनेगा 60%। तो ये दोनों ब्याजों का जो अंतर है वो 255 है। अब मूलधन आपको पता होना चाहिए कि हमेशा 100% का होता है। तो दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ बनेगा 15%। तो ये 15% रिप्रेजेंट कर रहा है 255 को। 1% का नंबर निकालिए। तो जब 1% का नंबर निकालेंगे तो ये नंबर आपका निकल के आया 15 एकम 15, अब 15 साते 105। तो 1% का नंबर आपको 17 मिला। अब यहाँ पे मूलधन पूछे तो दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% बराबर 1700 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 1700। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बनेगा 1700 रुपये। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, 17 नंबर को। 2 पाइप यक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं।
यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यक्स वाला भर रहा है 12 मिनट में, ये वाई भर रहा है 18 मिनट में। अब ये 12 और 18 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 36। तो ये टंकी की क्षमता हो गया 36। यक्स वाला जो भरेगा वो 3 लीटर पर मिनट भरेगा और वाई वाला जो भरेगा वो 2 लीटर पर मिनट भरेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, भरने में कितना समय लगेगा। तो ये यक्स प्लस वाई को साथ में खोलेंगे तो ये 5 लीटर पर मिनट भरेंगे, तो ये 36 भरने में कितना समय लेंगे। तो ये 36 भरने में जो टाइम यहाँ पे लगेगा वो 36/5 लगेगा। तो 5 7 35, 7 सही 1/5 मिनट का यहाँ समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 सही 1/5 मिनट। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न को थोड़ा मैं तेज हल करा रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है वीडियो बनाने में। यदि ए का 20%, बी का 30%, सी का 1/6 है तो ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये ए गुणते 1/5 हो जाएगा बराबर ये बी गुणते ये 3/10 हो जाएगा अब बराबर ये सी गुणते 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी और सी का आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि बटे में दिया है तो इसको आप 5 लिख दीजिए संबंध है। ये बी 3/10 लिखा हुआ है तो ये पूरे का यहाँ वैल्यू के मान सकते हैं आप। अब 75 करेंगे यही, यानी इसका उल्टा कर दीजिए तो ये 10/3 हो जाएगा और संबंध है इसको हल करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो एक अनुपात बनाएंगे, 3 5 15 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 3 18 हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा 15, 10 और 18 का बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका लौसा 480 है, उनका मौसा ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब यहाँ पे दो संख्या आपको दिया गया है, एक 3x की संख्या है और यहाँ पे एक 4x की संख्या है। अब ये दोनों संख्याओं का लौसा निकालेंगे तो आपको 12x मिलेगा। तो ये लौसा बराबर लौसा 480 हो गया। अब ये आपका यहाँ पे बनेगा 12 एकम 12 और 12 चौक 48। एक यूनिट का नंबर यक्स का नंबर आपको यहाँ पे 40 मिला। तो जब 40 मिला दोनों संख्याओं का मैं मौसा पूछूंगा कितना होगा, मौसा कितना होगा। 3x और 4x का मौसा कितना होगा तो आप बोलेंगे यक्स होगा और यक्स का नंबर यहाँ पे दिया गया है कितना 40। तो इस प्रश्न का जो सही मौसा बनेगा, आंसर बनेगा वो 40 बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। x/5 + 5/6 बराबर 4/12 प्लस यक्स का हल ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो इस नंबर को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस x/5 हो जाएगा। इसको 75 करेंगे 5/6 और ये 4 एकम 4 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये -1/3 होगा। इसको हल करेंगे एलसीएम 6 होगा, ये 5 माइनस 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा। अब बराबर ये आपका बनेगा 4x/5, 4x/5 बनेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये 3/6 हो जाएगा और ये बराबर मिलेगा 4x/5। तो 3 एकम 3 3 दूनी के 6। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये x बराबर बनेगा 5/8। तो इस प्रश्न का आंसर जो निकल के आया वो 5/8 आया, जो कि आपको पहले विकल्प में नहीं दिया, दूसरे विकल्प में भी नहीं दिया, तीसरे में नहीं दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5/8, जो विकल्प में गलत लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 5/8। यक्स का जो आंसर निकलेगा वो 5/8 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5/8। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लगता है। दूरी है, आप सभी को पता है कि शांत जल में चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप धारा के दिशा वाला चाल निकाल लीजिए, यू निकाल लीजिए यहाँ पे। तो जब यू को आप निकालेंगे फिर यहाँ भी निकाल लीजिए। तो यू निकालेंगे तो ये दोनों चालें जुड़ जाएगा, 5 और ये
2.7 जुड़ जाए, 2.5 जुड़ जाएगा तो जुड़ेगा तो यू धारा की दिशा में चाल मिलेगा 7.5 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका बनेगा। और जब भी को निकालेंगे तो ये 5 में से 2.5 घट जाएगा तो 2.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये दिशा में यदि टाइम यहाँ पे लगता होगा 1, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 4, अधिक का मतलब 5। अब यहाँ पे आप दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणते समय। तो 7.5 में 1 से गुणा करेंगे 7.5 आएगा। और यहाँ भी 2.5 से 5 में गुणा करेंगे तो आपका नंबर यहाँ पे कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे समान दूरी को चला जा रहा है तो इससे गुणा करेंगे तो 25 को 5, 2 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। 4 घंटे अधिक समय लगते हैं, अनुकूल जाने की तुलना में इतना घंटे अधिक समय लगते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको धारा के अनुकूल वाला चाल तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और धारा के प्रतिकूल वाला 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा। तो अब इस प्रश्न को जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए समय को यहाँ पे आप मानिए कि ये जो समय वाला नंबर देगा, यहाँ पे टाइम यदि ये यक्स लेगा, ये टाइम यदि ये यक्स लेगा तो ये जो प्रतिकूल वाला है वो इससे 4 घंटा अधिका लेगा, यक्स प्लस 4 लेगा, ये नंबर आपका मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है तो ये 7.5 यक्स बराबर 2.5 कोष्ठ में यक्स प्लस 4 हो जाएगा। और 4 होगा तो ये 2.5 से ये कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा तो ये 3 यक्स बराबर यक्स प्लस 4 हो गया। इसको हल करेंगे तो ये 2 यक्स बराबर यहाँ पे 4 मिला तो ये यक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा। तो जब यक्स बराबर आपको 2 मिला तो आप कहेंगे कि धारा के दिशा में जाने में जो समय ले रहा है वो 2 घंटा ले रहा है और धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय ले रहा है वो 6 घंटा ले रहा है। अब आपसे दूरी पूछ रहा है तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे यक्स का नंबर 2 मिला तो ये 7.5 गुणे 2 कर देंगे तो ये दूरी मिल जाएगा 15 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 15 किलोमीटर बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यदि प्रतिकूल वाले पे भी करेंगे तो यहाँ पे समय 40 का 2.5 किलोमीटर पर घंटा है, समय हो जाएगा 6 घंटा। तो 2.5 से 6 में गुणा करेंगे तो 15 किलोमीटर इसकी दूरी निकलेगा। इस तरह से 13 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके सभी मैथमेटिक्स से जो प्रश्न पूछे गए थे सबको मैंने हल कराया। जितने शिफ्ट आगे भी होंगे, जितना एसएससी जीडी का पेपर होगा, सभी पेपर का एनालिसिस इस चैनल पे कराया जाता है। यदि कोई भी साथी चैनल पे नया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।